बेटा अब तेरी शादी के लिए लड़का देखना होगा। तेरी शादी कर दूंगी अब। क्या मम्मी, जब देखो लड़का लड़का लड़का, परेशान हो गई हूँ मैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी अभी तो मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। आपको इतना ही है तो आप ही कर लो ना दोबारा शादी मेरी जगह। चुप कर बेशरम, तेरी उम्र में मेरे 2-2 बच्चे हो गए थे। शादी तेरी मैं कोई ऐसे वैसे घर में थोड़ी ना कर दूंगी। अच्छा पैसे वाला घर ढूंढूंगी, जॉइंट फैमिली होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे काम तो तेरी जेठानी और सास ही कर देंगे। मुझे शादी नहीं करनी, मैं बोल देती हूँ। अंजलि गुस्सा होकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। इस उम्र में कौन शादी करता है, मुझे बाहर अकेले जाने नहीं देते। मैं नहीं शादी करने वाली, ये लोग चाहे कुछ भी कर ले। अंजू अंजलि की शादी करवाने के लिए कमर कस लेती है और लड़के देखने लगती है। अंजू अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है कि अंजलि को शादी के लिए मना सके। उत्तम जब अंजू को पसंद आ जाता है तब अंजू अंजलि से कहती है, बेटा एक बार उत्तम को देख ले, बहुत हैंडसम है। माँ तुम भी ना, तुम्हें पता है ना मुझसे घर के काम या किसी भी चीज की समझ नहीं है मुझमें। मैं वहाँ क्या करूँगी, सबको कैसे संभालूंगी। बेटा तुझे कुछ नहीं करना, तू बस वही करना जो तेरी जेठानी करेगी। बाकी तुझे कहीं दिमाग नहीं लगाना। और घर संभालना कोई तोप थोड़ी ना है। मुझे भी कौन सा कुछ आता था जब मैं शादी करके आई थी यहाँ। मैं वैसे वैसे करती थी जैसा जैसा मेरी जेठानी करती थी, और आज देख ले कहाँ हूँ मैं। अंजू की बातें सुन अंजलि शादी के लिए तैयार हो जाती है। अंजलि और उत्तम की शादी बड़े ही अच्छे से हो जाती है। अंजलि ससुराल में आने के साथ ही देखती है कि उसकी जेठानी मेकअप कर रखी है। जेठानी को देखकर अंजलि मन ही मन कहती है, भाभी तो फुल टू मेकअप में रहती है, तो मैं भी मेकअप कर सकती हूँ। अंजलि शादी के पहले ही दिन सज धज के तैयार हो जाती है और अपनी जेठानी के साथ रसोई में चली जाती है। अंजलि मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम मेरा साथ देना। जी भाभी। वो मन ही मन सोचती है, ऐसे भी मुझे क्या ही आता है, मुझे तो आपकी कॉपी ही करना है। आपने खुद ही कह दिया कॉपी करने को, उससे बड़ी बात क्या होगी। हमारे घर में ना सबको इटालियन बहुत पसंद है, स्पेशली पिज्जा एंड लजानिया। शीतल नाश्ता बनाने लगती है। अंजलि भी उसके साथ उसका हाथ बटाने लगती है और फिर दोनों मिलकर सबको नाश्ता परोसती है। अपनी दोनों बहुओं को एक साथ काम करता देख मीरा कहती है, दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाती बहुत अच्छी लग रही हो। इसी तरह हमेशा एक साथ रहना। माँ तभी तो आज पिज्जा में बिना चीज के डबल चीज का स्वाद आ रहा है। आप भी ना कुछ भी बोल देते हो। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। शादी में आए सभी रिश्तेदार चले जाते हैं। फिर एक रोज अंजलि देखती है कि शीतल जींस के साथ हाई हील्स पहने अपने कमरे से निकल कर आ रही है। अंजलि मैं तुम्हारे भैया के साथ घूमने जा रही हूँ, तुम खाना पीना बना लेना और उत्तम और मम्मी जी को खिला देना। जी भाभी, जींस टॉप में तो आप बवाल दिखती हो। मैं तो हमेशा ही जींस टॉप ही पहनती हूँ, ये तो तुम्हारी शादी के कारण मुझे पहनना पड़ा। सारे रिश्तेदार आए हुए थे ना, वरना मैं तो जींस ही पहनती हूँ। चलो चलती हूँ, तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे होंगे। शीतल अर्जुन के साथ घूमने चली जाती है। इधर अंजलि भी जींस टॉप पहन लेती है। मैं भी अब जीन्स ही पहनूंगी, वही तो कंफर्टेबल होता है। अंजलि जींस पहनकर फुल टू मेकअप में तैयार हो जाती है और रसोई में लजानिया और पिज्जा बनाने लगती है। भाभी भी तो यही बनाती है, तो मैं भी यही बना लेती हूँ। सबको पसंद भी आता है और सब दबा के खाते भी हैं। अंजलि पिज्जा और लजानिया बनाकर अपनी सास और उत्तम को परोसती है। खाना देखकर उत्तम कहता है, ये क्या है अंजलि, हर टाइम पे अब क्या इटालियन ही खाने को मिलेगा। भाभी को इटालियन डिशेस ज्यादा आती है, तो क्या तुम्हें भी यही आता है। तुम तो कुछ अलग सा बनाओ जो तुम्हें आता हो। भाभी को कॉपी करना जरूरी है क्या। अरे खा लेना बेटा, बहू ने बना तो दिया। मुझे लगा सबको यही पसंद है तो मैंने यही बना दिया। अरे कोई बात नहीं बहू, अब तो इंडियन खाना बनाना। एक बहू विदेशी तो दूसरी देसी भी तो होनी चाहिए ना। उत्तम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और अंजलि की आंखें नम हो जाती है। उत्तम थोड़ा बहुत ही खाकर उठ जाता है। अंजलि अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करके कहती है,
माँ तुमने तो कहा था जैसी मेरी जेठानी करे मुझे भी वैसा ही करना है। अब मैंने वही बनाया जो मेरी जेठानी हमेशा बनाती है। फिर भी उत्तम ने ना मुझ पर बहुत गुस्सा किया। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अरे पागल, एक ही खाना तुरंत नहीं बनाना है। देख, खाना जो जो तेरी जेठानी बनाती सब तू सीख ले, फिर बदल बदल कर बना। जैसे कल तेरी जेठानी ने पिज्ज़ा बनाया था तो तूने आज फिर पिज्ज़ा बना दिया। अरे जिसकी जगह परसों जो शीतल ने बनाया था वही बना लेती। हाँ ठीक कहा माँ, मुझे आज ना गार्लिक ब्रेड एंड नूडल्स बनाना चाहिए था। अब मैं समझ गई कि भाभी को कॉपी करना है लेकिन तुरंत नहीं। अंजलि अपने दिमाग में बस कॉपी करना छाप लेती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज शीतल की कुछ फ्रेंड्स उसके घर आती है। आओ आओ फ्रेंड्स, तुम लोगों का ही मैं वेट कर रही थी। बताओ, चाय लोगी या कोल्ड ड्रिंक? चाय या कोल्ड ड्रिंक नहीं, हम तो तेरे हाथों की कॉफी पीना पसंद करते हैं। बहुत दिन भी हो गए हैं पिए। कॉफी के साथ साथ तुम लोगों के फेवरेट कटलेट भी लाती हूँ। ये हुई ना बात, दोस्तों तो तेरी तरह मन की बात ना झट से जान ले। कॉफी कटलेट के साथ तंबोला खेलने का मजा ही कुछ और होता है ना। शीतल कटलेट और कॉफी लेकर आती है और अपने दोस्तों के साथ तंबोला खेलने लगती है। अंजलि उन लोगों को बस देखती रहती है और उनकी बातें सुनती रहती है। शीतल, एक न्यू ईयर किटी स्टार्ट कर रही हूँ, तू भी उसमें ज्वाइन कर ले, हम बहुत मजे करेंगे। यार मैं पहले से ही ना 2-3 किट्टी कर रही हूँ, अब एक और नहीं ज्वाइन कर सकती। अरे जहाँ 3 खेल रही है वहाँ एक और सही, तुझे ना ज्वाइन करना होगा। इसी बहाने तो मिलते हैं हम, वरना दोस्ती बस फोन तक ही रह जाती है। तुम लोग इसका नाम लिख दो, तुम्हें हम ऑर्डर दे रहे हैं शीतल, तुझे आना ही पड़ेगा, समझी? अरे ठीक है बाबा, दोस्तों से कोई जीत पाया है जो मैं तुमसे जीतूंगी। अंजलि अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सहेली टीना को कॉल करती है। टीना, हम लोग ना मिल ही नहीं पाते, क्यों ना हम लोग किट्टी खेलना शुरू कर दे? किट्टी? हाँ किट्टी, मेरी जेठानी तो 4-4 किट्टी खेलती है। हम लोग भी अब किट्टी खेलना शुरू करेंगे ना। ठीक है, मैं बाकी मेंबर्स को ऐड करती हूँ। फिर अंजलि सोचती है, मैं अगले महीने से किट्टी खेलना शुरू करूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जेठानी जी की कॉपी कर रही हूँ। कल मैं भी शॉपिंग पे जाऊंगी अपने उत्तम के साथ, जैसे भाभी जाती है भैया के साथ। अगले दिन अंजलि भी शीतल की तरह जींस टॉप और हाई हील्स पहनकर तैयार हो जाती है और उत्तम से कहती है, हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। अचानक से शॉपिंग अभी? वैसे तुम आज भाभी की तरह दिख रही हो। हाँ, अपने पति के साथ कहीं जाने के लिए कोई वक्त नहीं होता। अंजलि और उत्तम बाहर जाने के लिए निकलने लगते हैं। तभी अंजलि उत्तम से कहती है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अंजलि शीतल के पास जाकर कहती है, भाभी मैं उत्तम के साथ बाहर जा रही हूँ, आप खाने का देख लेना। शीतल 2 मिनट तक तो अंजलि को देखती रहती है, फिर कहती है, ठीक है, तुम जाओ, मैं हूं ना। अंजलि उत्तम के साथ चली जाती है। इधर शीतल अर्जुन से कहती है, आज मैंने अंजलि में अपनी छवि देखी, मुझे तो लग रहा था कि मैं ही खड़ी हूँ। मुझे लगता है अंजलि तुम्हारी कॉपी करती है, जैसा तुम करती हो वो भी वैसा ही करती है, खाने से लेकर पहनने तक सब कुछ कॉपी। इधर अंजलि शॉपिंग में लग जाती है और एक सीलिंग बैग खरीदती है जो कि हूबहू वैसा होता है जैसा शीतल के पास था। उत्तम देखो ये कैसा लग रहा है। यार ये तो सेम भाभी के पास है, वैसा ही लग रहा है। कुछ और ले लो ना तुम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने ले लिया है तो मैं वापस नहीं करूंगी। अंजलि और उत्तम शॉपिंग करके खा पी कर घर वापस चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। अंजलि शीतल की हर चीज में कॉपी करती रहती। एक रोज रात को अंजलि 12 बजे उत्तम से कहती है, मुझे नींद ही नहीं आ रही, चलो ना तंबोला खेलते हैं। मैं कॉफी और कटलेट बनाकर लाती हूँ, बहुत मजा आएगा। अंजलि कटलेट और कॉफी बनाकर ले आती है। क्या उत्तम, तुमने अभी तक तंबोला नहीं निकाला? मुझे खेलना है ना। उत्तम झड़क कर कहता है, ये सब क्या है? जब देखो तुम भाभी को कॉपी करने में लगी रहती हो। आज तक तंबोला तुमने पहले कभी खेला है क्या? जब देखो भाभी को कॉपी करने में लगी रहती हो। तुम ना कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या कुछ भी? यही तो सच है। तुम जो हो, जैसी हो वैसी ही रहो, अंजलि बनकर रहो। तुम्हें शीतल क्यों बनना है?
अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे मेरी माँ ने कहा था कि तू वही करना जैसा तेरी जेठानी करे, इसलिए मैं वही करने लगी जैसा भाभी करती है। इस घर में सबको समझ में आता है कि तुम भाभी को कॉपी कर रही हो। तुम जैसी हो मैंने तुम्हें वैसे ही पसंद किया है। मैंने अंजलि से शादी की है, किसी कॉपी कैट से नहीं। कल से तुम्हें किसी की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई काम नहीं आता ना तो ना आए, लेकिन तुम्हें भाभी या किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन अंजलि अपने तरीके से तैयार होती है और उसे जैसा खाना बनाना आता है वो वैसा खाना बना देती है। आज अंजलि के हाथों का इंडियन खाना खाकर सब खुश हो जाते हैं और मीरा कहती है, आज मुझे लग रहा है मेरी 2 बहुएं हैं और दोनों अलग है, लेकिन दोनों अपने आप में सबसे अलग है। आज लग रहा है कि अंजलि ने खाना बनाया है, शीतल ने नहीं। थैंक यू भैया। हम सबको अंजलि ही पसंद है, तुम्हारे हाथों में जादू है। अंजलि अब अंजलि बनकर सबके साथ रहने लगती है। दिव्या दिखने में बहुत सुंदर थी। वहीं सुलभ की नजर दिव्या पर पड़ती ही वो दिव्या से प्यार करने लगता है और उससे शादी करने के लिए बेताब हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो दिव्या से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अरे आओ बहू आओ, मेरी तो आंखें तरस गई थी अपनी सुंदर सी बहू देखने के लिए। अरे उर्मिला, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। हाँ होगी ही, बड़े घर की बेटी है। फिर उर्मिला जी रीति रिवाज से अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है और उसे घर के अंदर ले आती है। बहू, अब से ये तुम्हारा ही घर है और कभी किसी चीज की कमी हो तो तुरंत कह देना, झिझकना मत। जी माँ जी। अगली सुबह। बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है, तैयार हो जा, मोहल्ले की औरतें आएंगी देखने के लिए। जी ठीक है माँ जी। फिर दिव्या अच्छे से तैयार होकर सबके सामने आती है और एक एक करके सभी दिव्या के मुंह दिखाई करते हैं। भाई मानना पड़ेगा, उर्मिला जी तो खरा सोना लाई है। हाँ, वैसे बहू जितना खरा सोना भी मिल जाता तो क्या बात थी। क्यों भाई, खरा सोना नहीं मिला क्या? हमने तो सुना है कि तुम्हारी बहू बड़े ऊंचे खानदान की है। सो तो है, और जब सोने जैसी बहू मिली है तो सोना क्या करूंगी। इस तरह सभी औरतें हंसी ठिठोली करके मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती हैं। वहीं रात में, सुलभ जी, आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? हाँ डार्लिंग, अब ये कोई पूछने वाली बात है क्या? जब प्यार किया तभी तो शादी की है। ओके। क्या हुआ, बड़ी उदास सी लग रही हो? कुछ नहीं जी, आज माँ जी अपनी सहेलियों से कह रही थी कि हाँ बहू तो सोने जैसी मिली है, लेकिन बहू जितना खरा सोना मिला होता तो गनीमत थी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कहीं आपने मुझसे पैसों के लिए तो शादी नहीं की ना? क्या दिव्या, तुम भी बच्चों जैसी बात करती हो। मोहल्ले की 4 औरतें जब जमा होती है तो हंसी ठिठोली तो होती ही है। माँ ने हंसी मजाक में कहा होगा। टेंशन ना लो, तुम हमेशा मेरी थी और हमेशा रहोगी। जी। बहू, चल तैयार हो जा, आज मैं तुझे शॉपिंग करा कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर दोनों सास बहू शॉपिंग पर जाती हैं। ये क्या माँ जी, शॉपिंग का कहकर आप मुझे इस सस्ते से मॉल में ले आई? मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे सब्जी सांची या ज़ारा, ज़ूडियो लेकर जाएंगे शॉपिंग के लिए। खैर कोई ना। अरे कोई बात नहीं बहू, अभी तो यहाँ से शॉपिंग कर ले, अगली बार मैं तुझे किसी महंगे ब्रांड के शोरूम में ही ले जाऊंगी शॉपिंग के लिए, बस। जी मम्मी जी। फिर दोनों सास बहू जमकर शॉपिंग करती हैं। आज तो थक गई शॉपिंग करके। कहाँ गए थे शॉपिंग के लिए? माँ जी पास के सस्ते मार्केट में लेकर गई थी। ऊपर से वहाँ तो खुली दुकानें थी, एसी भी नहीं थी। देखो ना, स्किन टैन हो गई मेरी। सस्ते मार्केट क्यों गए? मॉल या शोरूम में जाना था ना। मैंने माँ जी को कहा भी था, बट माँ जी ने कहा बेटी अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, माँ जी प्यार से जो भी दिलाएंगी आशीर्वाद समझ कर रख लेती हूँ। वैसे कपड़े तो कुछ खास नहीं लिए, सब सस्ते से थे, पर माँ का प्यार है ना, तो वही मेरे लिए बहुत है जी।
तुम कितनी समझदार हो, लेकिन माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं माँ से बात करता हूँ। नाना जी, माँ को आप कुछ मत कहिए। माँ तो माँ होती है ना, आप कुछ कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि माँ जी को किसी भी बात का बुरा लगे। और उन्होंने जो तुम्हारे स्टेटस की धज्जियां उड़ाई वो? इट्स ओके ना डार्लिंग, कोई बात नहीं, हाइपर नहीं होते ऐसे। अरे कितनी समझदार है मेरी बीवी, काश माँ में इतना दिमाग होता। तभी उर्मिला जी वहां आती हैं। किसको दिमाग नहीं है बेटा? किसी को नहीं माँ जी, आज ना ऑफिस से आते समय रास्ते में इनका एक्सीडेंट होते होते बचा। एक लड़की गलत साइड से जा रही थी ना, उसी कारण। वही मैं इन्हें समझा रही थी। ये कहते हैं कि काश उसे भी तुम्हारे जितना दिमाग होता। सची तो कहा मेरे बेटे ने। वैसे बेटा तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बहू, आज तो कुछ अच्छा बना। तेरे हाथ का खाना नहीं खाया मैंने। माँ जी मैं? हाँ तू बहू, क्यों तू नहीं बना सकती क्या? नहीं माँ, बना लूंगी मैं, टेंशन ना लो। ठीक है बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। पापा के घर में आज तक मैंने गैस पर पानी तक नहीं गर्म किया, और माँ जी मुझसे खाना बनवाना चाहती है। तुमने माँ को मना क्यों नहीं किया? रुको, मैं मना कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, माँ जी को बुरा लगेगा ना, मैं उनकी इकलौती बहू हूँ। थोड़ी सी तकलीफ होगी तो कोई बात नहीं ना, आप चिंता ना करें। बहू, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जी माँ जी। फिर दिव्या खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है, और कुछ देर बाद किचन में कुछ ब्लास्ट होने की आवाज आती है। बाहर से आई उर्मिला जी और सुलभ भागे भागे किचन में जाते हैं। दिव्या, तुम ठीक हो ना? ये कुकर कैसे फटा? मुझे नहीं पता खाना कैसे बनता है, और मैं बनाने गई तो ऐसा हो गया। ये देखकर सुलभ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। माँ, क्या जरूरत थी दिव्या को किचन में भेजने की? उसके पापा ने उसे कभी कोई काम नहीं कराया, और आप उसे खाना बनवाना चाहती हैं? भूलिए मत, वो बड़े घर की बेटी है, वो चीप नहीं है, वो ऐसे काम नहीं करेगी। अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? मुझे नहीं पता था कि बहू को खाना बनाना नहीं आता, वरना मैं कहती ही नहीं। तो मुंह में जुबान नहीं है? आप पूछ नहीं सकती थी उससे? देखो, अगर आज उसे कुछ हो जाता तो। इस तरह सुलभ अपनी माँ को खूब डांट लगाता है, और दोनों माँ बेटे में खूब बहस होती है। अरे अरे, आप दोनों लड़िए मत प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा घर का ये माहौल। सुलभ जी छोड़िए ना, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। माँ जी, आप भी इनकी बातों को दिल पर ना लीजिए। कमरे में, तुमने मुझे क्यों रोका? माँ ऐसा कैसे कर सकती है? पहले मोहल्ले की औरतों के सामने तुम्हारे पिता की बेइज्जती की, फिर सस्ते से मार्केट ले जाकर तुम्हारे स्टेटस की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, और अब तो हद हो गई। जबरन तुमसे खाना बनवा रही है। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब टेंशन ना लो ना जी, वो माँ है, और माँ कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। वहीं अगली सुबह जब बहू नहाने जाती है तो बाथरूम से उसके चीखने की आवाज आती है, और जब सुलभ अंदर जाके देखता है तो दिव्या बेहोश पड़ी थी। दिव्या, दिव्या उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम कैसे गिर गई? ये पानी में कहीं से करंट आ गया जी, इसकी वजह से मुझे शॉक लगा और मैं बेहोश हो गई। तभी सुलभ देखता है कि पानी में एक बिजली का तार है। तुमसे पहले बाथरूम में कौन गया था? बेटा, मैं गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे यहाँ पर आ गया। मैं सब जानता हूँ माँ, आप जानबूझकर मेरी बीवी को घर से निकालना चाहती हो ना, इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना। जिसके बाद दोनों माँ बेटे में बहुत झगड़ा होता है, और दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। वहीं दिव्या सुलभ से खूब प्यार करती और उसका खूब ख्याल रखती। फिर एक दिन, सुनो ना जी, मैं कह रही थी क्यों ना आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। लेकिन मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि माँ जी और आप में ऑलरेडी इतनी दूरियां आ गई हैं। कल को माँ जी कहे कि बेटी की प्रॉपर्टी में मुझे हक चाहिए ताकि मैं अकेली रह सकूँ, तो हमारा क्या होगा? वैसे भी कल को बाल बच्चे होंगे तो उनके लिए भी कुछ रहना चाहिए ना जी। हाँ डार्लिंग, वैसे तो तुम सही कह रही हो। लाओ पेपर, मैं अभी साइन कर देता हूँ। फिर सुलभ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करके सारी प्रॉपर्टी दिव्या के नाम कर देता है, और तिजोरी की चाबी और सारे गहने भी उसे दे देता है।
बेटा तूने ये क्या किया? ये लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज है, हम दोनों को रोड पर ला देगी। रोड पर तो अब आप दोनों आ चुकी हो। थैंक यू सुलभ, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए। आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब समय आ गया है तुम लोगों को ठीक उसी तरह घर से निकालने का जैसे तुमने मुझे निकाला था। कौन हो तुम? याद करो, मैं वही हूं जिसे तुम रोजाना सताते थे, शराब के नशे में मारते पीटते थे, दहेज की लालच में मुझे और मेरे माता पिता को अब दोनों ने बहुत सताया था। और जब मुझे दुख देकर भी कुछ नहीं मिला तो मुझे जलाकर जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर मुझे खा जाए। वो तो भला हो वहां रहने वाले आदिवासियों का, उनके कारण मुझे नया जीवन दान मिला। और उनके वैद्य ने मुझे प्लास्टिक सर्जरी करके एक नया रूप दिया ताकि मैं तुम दहेज के भूखों से बदला ले सकूं। विद्या तुम? बहू तुम? हाँ, मैं तुम्हारी पहली बीवी विद्या और मैं ही तुम्हारी दूसरी बीवी दिव्या हूं। वैसे मेरे घर से खुद जाना पसंद करोगे या धक्के मार कर निकालो? अरे सविता, सुना तूने? जोगिंदर की बहू और माँ कल कैसे ताल ठोक ठोक कर लड़ रही थी। हाँ जी सुना तो है, लेकिन आप इतनी खुश काहे हो रही है? ये तो घर घर की कहानी है। ये तूने 50 तोले की बात कही है। 100 तो मैं हमेशा कहती हूँ। चोटी घुमाते हुए सविता ने कहा। कल मेरे घर में भी महाभारत मचा हुआ था। अच्छा, वो क्यों भला? अब क्या बताऊं, बहू के जीजा ने उसकी बहन को रानी हार बनवा कर दिया है। बस इधर इसका टेप चालू हो गया। रानी हार ना सही, कुछ दे दिलाकर मना लो बहू को। हाँ, देखती हूँ। वैसे एक बात कहूँ सविता? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिंदास कहो जी, जो भी कहना है। तू बोलने देगी तब तो कुछ बोलू ना, हर बात बीच में ही काट देती है। अब बोलो भी जी, क्या बोल रही थी? यही कि तुम अभी बहुत सुखी हो, जो बेटे का ब्याह नहीं हुआ। लेकिन यही चहल पहल तो घर की रौनक है। बहू गूंगी थोड़े ना होनी चाहिए। अरे भगवान करे तेरी बहू खूब तेज तर्रार आए, फिर लो रौनक का मजा। हाँ जी, मुझे तो बहू की तमन्ना है, सबकी तरह कठपुतली की नहीं। वाह, पोतड़े धोए हम और ऐश करे कोई और। इसमें नया क्या है? ये तो दुनिया का दस्तूर है। हाँ, जब सर पर नाचेगी तब रोना किस्मत को। नहीं रोऊंगी जीजी, मुझे तो कहीं किसी रोज की रमोला सिकंदर जैसी सास बनना है। अरे भगवान तेरी भली करे, चलती हूँ, तेरी तरफ फुर्सत नहीं है मुझे। घर जाते हुए कमला बड़बड़ाती जा रही थी। बड़ी आई रमोला सिकंद बनने वाली। बेटे का ब्याह होने तो दो, 4 दिन बाद बहू का दुखड़ा रोती ना फिरे तो कहना। लेकिन जल्दी ही सविता के बेटे की शादी उसी के ऑफिस में काम करने वाली मोहिना से हो गई। कुछ दिन बाद रचित और मोहिना ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए कि सविता ने कड़कते हुए कहा, सुनो बहू, मेरा बेटा अच्छा पैसा कमाता है, तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जी सासू माँ, कल से मैं घर पर ही रहूंगी। तब सविता ने खुद से कहा, अरे ये तो फौरन मान गई, मुझे तो लगा था हंगामा करेगी। मोहिना सारे काम अच्छे से करती, सविता को लड़ने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तो जैसे ही बहू ने खाना लगाया, सविता बोली, अब तू रोज ये मसालेदार खाना इसीलिए बनाती है ना कि जिसे खाकर मेरा वजन बढ़ जाए और मैं बीमार होकर जल्दी से मर जाऊं। अरे नाना सासू माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे जिससे मेरे मरते ही घर की मालकिन बन जाओ। सब समझती हूँ मैं, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ अच्छा ठीक है सासू माँ, कल से मैं आपके लिए अलग से खाना बना दिया करूंगी।
और अगले दिन से सविता के लिए अलग से सादा खाना बनने लगा। एक दिन मोहिना ने सोचा, क्यों ना आज मंदिर साफ करके सजा दूं, सासू माँ खुश हो जाएंगी। लेकिन जब सविता ने देखा तो बहुत गुस्सा हो गई। बहू! आवाज सुनकर दौड़ती हुई कमला आ गई। अब आएगा मजा इन सास बहू की लड़ाई में। अरे क्या हुआ सविता, गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रही है? हे भगवान, क्या बताऊं जीजी, देखो तो ये क्या अनर्थ कर डाला इसने। पंचक में कौन मंदिर साफ करता है? तब तक मोहिना भी आ जाती है। जी सासू माँ। अरे सासू माँ की बच्ची, ये सब क्या है? वो मंदिर साफ किया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि पंचक में मंदिर साफ नहीं करते? वो तो याद नहीं रहा। हाँ, उस मुझे मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना कुछ याद रहेगा। हे भगवान, इस लोक के साथ परलोक भी बिगाड़ देगी ये कल मुही। माफ कर दीजिए, आगे से बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी। फिर कमला ने कहा, आप बैठिए चाची जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे सविता, तुम्हारी बहू तो बड़ी समझदार है, तुम्हें बात बढ़ाने का मौका ही नहीं दिया। अभी कुछ दिनों बाद पॉलिश उतरेगा जीजी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जस्ट वेट एंड वॉच। कल से घुटनों में दर्द सा है। अरे सुबह सुबह टहलने चला करना मेरे साथ। सही कहा जीजी, कल से ही चलती हूँ। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बहू, कल से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगी। 6 बजे लेमन टी बना देना। जी ठीक है। ऐसे ही एक दिन मोहिना चाय का कप लेने सविता के कमरे में जाती है। सासू माँ का कमरा तो बहुत गंदा है, आज मैं ही साफ कर देती हूँ। वैसे भी वो अभी घूमने गई है और मैं फ्री भी तो हूँ। उसने कमरा चमका दिया, फिर खुद से कहा, अरे वाह मोही, आज तो सासू माँ पक्का खुश हो जाएंगी। पर ये क्या, सविता तो खुश होने की बदले भड़क गई। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को हाथ लगाने की? सासू माँ, कमरा बहुत गंदा था तो मैंने सोचा। अच्छा, तो तू ये कहना चाह रही है कि मैं गंदगी में रहती हूँ, हैं? मेरे राज में फर्श ऐसे चमकते थे जैसे आईने, समझी? जी। और आगे से मेरे किसी सामान को हाथ मत लगाना। नहीं लगाऊंगी। और हाँ, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी कुछ नहीं कहूंगी सासू माँ, आप नहा लीजिए, खाना बन गया है। हाँ, नहाती हूँ, अकल मत दे मुझे। शाम को सविता ने सोचा, चलो चलकर कमला जीजी के हाल चाल ले आती हूँ। अरे आओ सविता, आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ? बस जीजी, सोचा 2-3 दिनों से मिली नहीं तो मिल लूँ आपसे। अच्छा किया। और बता, क्या हाल चाल है मेरी रमोला? अरे काहे की रमोला जीजी, मेरी बहू को किसी बात पर गुस्सा ही नहीं आता, ना ही वो लड़ती है। लगता है मेरा ये अरमान कभी पूरा ही नहीं होगा। अरे होगा कैसे नहीं, अभी तुरुप का इक्का तो तुमने चला ही नहीं है और हार मान ली। मैं कुछ समझी नहीं जीजी। देखो, लड़कियों को ना अपना मायका बहुत प्यारा होता है, वो वहां के कुत्ते की भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब उसके मायके वालों को बुलाकर जलील करूं? अरे ना, इतना करने की क्या जरूरत है, फालतू में चाय नाश्ता करवाना पड़ेगा। तू तो बस उसे उसके मायके के नाम से ताने मार। अगले दिन सविता ने कान से फोन लगाया, थोड़ी देर बात की, फिर मोहिना से बोली, तुम्हारे माँ बाप ने दहेज में तो कुछ दिया नहीं, तुझे कुछ काम काज भी ना सिखाया। अरे मेरे भोले भाले बेटे को फंसा कर शादी कर दी, कहीं और होती तो 10 लाख कैश मिलते, कैश। मोहिना बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। अरे वाह रे वाह, तेवर तो देखो महारानी के। मैं बात कर रही हूँ और इनके कान पर जूं भी नहीं रेंग रही।
तमीज नाम की तो चीज ही नहीं है। तभी मोहिनी आई और अपना एटीएम सविता को देते हुए कहा, मेरे मम्मी पापा के सारे पैसे हम भाई बहन की पढ़ाई पर खर्च हो गए, लेकिन सासू माँ आप इसे रख लीजिए, ये मेरा एटीएम है, इसमें पूरे 15 लाख रुपए हैं। और रही बात कामकाज की तो आप सिखा दीजिएगा, आप भी तो मेरी माँ हैं। ये सुनकर सविता ने मोहिनी को गले लगा लिया और बोली, तू दो नहाओ पूतो फलो, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया बहू। शिक्षा, हम अपने अच्छे व्यवहार से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। शांताबाई एक ऐसी बाई थी जो लोगों के घरों में काम करने के साथ साथ एक घर की दूसरे घर में चुगली करने के भी पैसे अलग से लेती थी। इसलिए सोसाइटी की सभी औरतें उसे खूब पसंद करती थी। ये ले शांताबाई, इस महीने की तेरी तनख्वाह और ये तेरे 800 रुपए पड़ोसियों की चुगली बताने के। ठीक है, अब मैं चलती है। उन्हीं दिनों शांताबाई चड्डा परिवार में घर का काम करना शुरू करती है। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद उस घर में रह रही सास बहू का आपसी प्रेम देखकर शांताबाई को तो बड़ी तकलीफ होती है। अरे ये चड्डा परिवार की दोनों सास बहू ना आपस में बिल्कुल झगड़ती नहीं है। अब तू तो जानती है ना, जब तक कानों में सास बहू की तू मैं नहीं पड़ती ना, मुझसे तो झाड़ू भी नहीं लगाई जाती। हाँ, अब तू क्या वो घर बदल देगी? अरे मैं काय को घर बदलने लगी? घर बदलने से तो अच्छा है कि मैं उन दोनों सास बहू को ही बदल दूं। कुछ दिनों के बाद शांताबाई घर में पोछा लगा रही होती है। ममता की बहू सुधा अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी शांताबाई को मस्ती सूझती है और वो मौका देख ममता की हूबहू आवाज निकाल के सुधा को डांटने लगती है। अरे मेरी नालायक बहू, सारा दिन लेटे लेटे पलंग तोड़ती रहती है। अचानक अपनी सास की आवाज सुनकर सुधा चौंक जाती है। अरे अपने बाप के यहाँ तो फुदक फुदक के काम करती थी और यहाँ आके बड़ी महारानी बन गई है। 2 रोटियां बना के मुझ पे एहसान करती है क्या? अरे ये आज माँ जी को क्या हो गया? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? अरे मैं सब जानती हूँ, पड़ोस की औरतों के पास जाकर मेरी बुराई करती है। अरे तू तो सिर्फ नाम की सुधा है, काम तो मंथरा वाले करती है। बस बहुत हो गया, आज तो माँ जी ने हद कर दी, अभी जाके इन्हें बताती हूँ। सुधा सीधे अपने सास के कमरे में पहुंच जाती है। क्यों माँ जी, आखिर आपने मुझे समझ क्या रखा है? आप कुछ भी कहेंगी और मैं सुनती रहूंगी। अरे बहू क्या बात है, मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा। मैं तो दोपहर से अपने कमरे में चुपचाप सो रही थी। वाह वाह वाह, 2 मिनट में ही आपके सुर बदल गए। मेरे कानों ने सब सुना है, ज्यादा भोली मत बनिए। अच्छा, तो तू मुझसे लड़ने आई है? आपने काम ही ऐसा किया है। देखते ही देखते दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों अपना आपा खो देती हैं और एक दूसरे को भला बुरा कहने लगती हैं। हाँ, अब लग रहा है कि इस घर में सास बहू की जोड़ी रहती है। चलो, अब तो मेरा काम करने का मूड बन रहा है। इस तरह शांताबाई को जब भी मौका मिलता वो दोनों सास बहू को लड़वा देती और खुद बैठकर मजे लेती। फिर एक दिन शांताबाई ममता के कमरे में साफ सफाई कर रही थी। ममता अपने रिश्तेदार से व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही थी। अच्छा, तो गायत्री परसों आ रही है। तभी अचानक कुकर की सीटी बज उठती है और ममता रसोई घर की तरफ भागती है। उसी वक्त ममता के मोबाइल में गायत्री का मैसेज आता है। जरा मैं भी तो देखूं, ये बुढ़िया किसके साथ बात कर रही थी। ममता के मोबाइल में गायत्री का मैसेज देखकर
ये गायत्री पूछ रही है कि सुधा के लिए क्या गिफ्ट लाऊं। अरे मैं बताती हूँ ना। अब आएगा मजा। शांता मैसेज में बहुत ही जली कटी बातें लिख देती है। 2 दिन के बाद, आइए आइए बुआ जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे जीती रे बहू, मैं तेरे लिए 2 नई साड़ियाँ और सलवार सूट लेकर आई हूँ। चुपके से रख ले, कहीं तेरी खड़ूस सास ना देख ले। क्यों बुआ जी, क्या हुआ? अरे कुछ मत पूछ, तेरी सास तो व्हाट्सएप पर तेरी बड़ी बुराई कर रही थी कि सुधा के लिए गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है और अपने लिए। प्रीति, ये लो तुम्हारी पसंद के छोले चावल। तुम आज सुबह कह रही थी ना, तो मैंने बना दिए। अरे लेकिन आज तो मैंने दाल भिगो कर रखी थी, फिर ये छोले चावल कैसे बना दिए? वो माँ जी, मैंने दाल चावल भी बना दिए हैं, लेकिन आज प्रीति सुबह सुबह कह रही थी ना कि उसका मन है छोले चावल खाने का, तो मैंने वो भी बना दिए। और मैंने आज बनाए हैं मेरी प्यारी ननद के लिए आलू की पकौड़ी। तुम दोनों ने इसे बहुत बिगाड़ रखा है सच में। तुम दोनों सुबह से घर का काम करती हो, फिर रसोई में भी आज 2-2 चीज़ें बनाती। अरे थक नहीं जाती क्या तुम दोनों? क्यों किया इतना सब? अरे माँ जी, एक ही तो ननद है हमारी, अब उसकी भी अब शादी तय हो गई है। कितने दिन रहने वाली है हमारे साथ। जितना लाड़ कर सकती हैं उसकी भाभियाँ, उतना अच्छा ही है ना। अरे कौन सा विलायत जा रही है ये? पड़ोस में तो है उसका ससुराल, एक दीवार छोड़कर तो उसका ससुराल है। यहाँ तक कि हमारे रसोई की तो खिड़कियाँ भी एक ही है। अरे माँ जी, फिर भी ससुराल में और मायके में फ़र्क होता है। जब तक अपने मायके में है अपनी भाभीयों के साथ, तब तक तो मज़े लेने दीजिए भाभी। वही तो माँ, अब जब देखो मुझे डांटती रहती हो। कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो जाएगी, फिर तो मैं आपको देखूंगी भी नहीं। अरे कुछ भी मत बोल, ये रहा तेरा ससुराल। एक आवाज़ लगाऊंगी तो आ जाएगी। और शादी होने वाली है तभी तो कह रही हूँ, अपनी दोनों भाभीयों से कुछ सीख ले। देख दोनों कितनी होशियार है, घर के काम में सब कुछ संभाल कर बैठी है, और एक तू है बस दोनों से अपनी सेवा करवाती रहती है। मेरी भाभियां तो हीरा है, हीरा सच में। ऐसी भाभियां तो सबको मिले, लेकिन अब वो मुझे कितने दिन लाड करेंगी? थोड़े दिन तो मुझे उनके मजे लेने दीजिए। हाँ माँ जी, अपने आप सब कुछ सीख जाएंगी ये। और नहीं सीखी तो हम है ना, सब कुछ सिखा देंगे। एक ही खिड़की है इसके ससुराल की और मायके की, तो अगर कुछ नहीं भी आता होगा तो हम बताते जाएंगे, ये सीख जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ, लड़की को सब कुछ आना ज़रूरी है। तू चिंता मत कर प्रीति, हम सब तुझे सिखा देंगे। हाँ भाभी ठीक है, चलिए ना आप पानी पूरी खाने चलते हैं। हाँ ठीक है। प्रीति गुप्ता परिवार की लाडली बेटी थी। उसके दोनों भाई और भाभियां उसे बहुत प्यार से रखते थे, और अब तो उसकी शादी में बस कुछ ही दिन रह गए थे। हाँ, वो बात अलग थी कि उसका ससुराल उसके मायके के बिल्कुल बगल में था। प्रीति देख, तेरा लहंगा आ गया है शादी का, जो तूने पसंद किया था। ये कुछ ज़्यादा ही भारी लहंगा नहीं है? कितने में लिया? अरे माँ, हमारी छोटी की शादी है, उसका बड़ा मन था ये लहंगा लेने का। इसमें सस्ता क्या महंगा क्या। तू बहुत भाग्यशाली है बेटा कि तुझे इतने अच्छे भाई और भाभियां मिले हैं जो तुझसे इतना प्यार करते हैं। वो तो है माँ, मैं बहुत लकी हूँ। और देख, तेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है, तुझे पास में ही ससुराल भी मिल गया। अब तो तू दूर भी नहीं जा सकती। जब तेरा मन करे मायके आ जा, जब तेरा मन करे ससुराल चली जा। वो तो है भैया। अब तो अगर मुझे किसी चीज़ का खाने का मन भी होगा ना, तो मैं खिड़की से आवाज़ लगा दूंगी, मुझे ये चाहिए, और मेरी प्यारी भाभियाँ जल्दी जल्दी मुझे वो बना कर देंगी। हाँ भाई, लोग तो ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, इसका तो खिड़की का खाना हो जाएगा। बिल्कुल जादुई खिड़की की तरह। जिन से कहा ये खाने की इच्छा है जिन, और वो चीज़ हाजिर। वाह भैया, खिड़की का खाना, क्या नाम दिया है आपने। हाँ, और खिड़की पर ना तेरे लिए 2 जिन तैयार ही रहेंगे, कहेंगी हुकुम मेरे आका। प्रीति काफ़ी खुश थी कि उसके मायके और ससुराल की खिड़की एक ही है, इसलिए अब उसे किसी बात का डर भी नहीं था कि वो ससुराल जाकर क्या ही करेगी, क्योंकि उसे पता था कि उसे जब भी ज़रूरत होगी तो खिड़की से मदद आ ही जाएगी। प्रीति, तेरी शादी में अब 5 दिन रह गए हैं, कम से कम मीठा बनाना तो सीख ले। पहली रसोई में क्या बनाएगी?
अरे माँ, मैं सीख लूंगी खिड़की से ही। जिस वक्त बनाना होगा उस वक्त भाभी को आवाज लगा दूंगी, वो बताती जाएंगी और मैं बनाती जाऊंगी। आप क्यों फिक्र करती हैं? अरे फिक्र क्यों नहीं होगी तेरी, ससुराल में जाकर मेरा नाम ही डुबो दे कहीं तू। तेरी सास क्या कहेगी, खुद तो इतनी अच्छी बहुएं ले आई दोनों और खुद की बेटी को कुछ नहीं सिखाया। ऐसा कुछ नहीं होगा ना माँ, भाभियाँ है ना, वो धीरे धीरे मुझे सब कुछ सिखा देंगी। मैं खिड़की के इस पार सीखती जाऊंगी और वो मुझे बताती जाएंगी। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का ससुराल जाकर। साधना को प्रीति की जितनी चिंता थी, प्रीति उतनी ही बेफिक्र थी, क्योंकि उसे पता था खिड़की से सारा काम हो जाने वाला है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी का दिन भी आ गया। अरे प्रीति बेटा, ब्रोना कैसा, यही पड़ोस में ही तो ब्याह करा रही हो तुम, मायके वाले तो तुम्हारे पास में है। हाँ, कविता सही तो कह रही है। देख प्रीति, अब कविता मेरी सहेली, बाद में समधन पहले है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कविता की कोई भी शिकायत मेरे पास आए। अरे कोई बात नहीं, नए नए घर में तो सबको पहले दिक्कत आती ही है साधना, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बेटी का अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखूंगी। प्रीति चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है ना। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो हमें खिड़की से आवाज़ लगा देना, ठीक है? भाभी, इस खिड़की के सहारे ही तो ससुराल जा रही हूँ मैं। अब तुम हंसकर जाओ अपने ससुराल, कल सुबह मिलते हैं। हाँ, प्रीति का ससुराल में गृह प्रवेश बड़ी ही धूमधाम से किया गया। वो बहुत खुश थी और अगली सुबह सज धज के नई दुल्हन की तरह अपनी सास के पांव छूने आती है। अरे जीती रहो जीती रहो, बड़ी सुंदर लग रही हो बेटा। वैसे आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई भी, तो क्या सोचा है तुमने, आज क्या बनाओगी रसोई में और मीठे में? वो तो खिड़की से पूछकर ही बताना पड़ेगा। क्या? अब मेरा मतलब है माँ जी, वो आपके लिए सरप्राइज है। मैं जब बना लूंगी तब आपको बताऊंगी, तब तक आप रसोई में मत आइएगा। ठीक है, तो मैं नहीं पूछूंगी, फिर इंतज़ार करूंगी कि तुम क्या बनाती हो। जी माँ जी। प्रीति रसोई में आती है और जाकर सबसे पहले रसोई की खिड़की खोलती है, जहां उसकी भाभियां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आ गई तुम प्रीति, तुम्हारी सास ने क्या कहा है बनाने को? मैंने उससे कहा कि मैं सरप्राइज दूंगी। अब आप बताइए ना, क्या बनाना है मीठे में और रसोई में? अरे मीठे में तो आटे का हलवा बना लेते हैं, और रसोई में ना तुम आलू गोभी की सब्जी, रोटी, दाल और चावल बना लेना, ठीक है? ठीक है भाभी, आप मुझे रेसिपी बताती जाइए, मैं आपके साथ बनाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी करो, पहले कढ़ाई रखो और उसमें घी डालो। कढ़ाई कहाँ गई? हाँ ये रही। घी कितना डालना है? देखो तो ज्योति भाभी क्या हाल है। अरे 3 बड़े चम्मच डाल दो और आटे को ना अच्छे से भूनो जब तक कि उसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। अरे आटा तो जल रहा है भाभी। अरे तो गैस को थोड़ा कम आंच पर करो ना। अरे इतना भी कम नहीं, ऐसे तो आटा भून ही नहीं पाएगा। ये खाना बनाना इतना मुश्किल क्यों है? अरे कोशिश करो, हो जाएगा। प्रीति ने 2 घंटे में बस हलवा ही बनाना सीखा, लेकिन अब खाने का वक्त हो चला था और उसकी सास और पति दोनों बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। अरे ये तो खाने का वक्त हो गया, अब मैं क्या करूं? मैंने तो बस ये हलवा बनाया है, खाना तो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं खुशबू, खाना मैंने बना दिया है, ये ले खाना जाकर परोस दे और ये हलवा भी जाकर परोस दे। वाह भाभी वाह, आपने मुझे बचा लिया। रात को जल्दी से खाने पर लग जाना, हम दोनों तेरी मदद कर देंगे। अब जाकर खाना परोस, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाभी। प्रीति जाकर खाना परोस देती है, जिसे खाकर पति और सास दोनों ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह प्रीति, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना लोगी। ये खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हलवा ठीक ठाक है, लेकिन रोटी, सब्जी, दाल, चावल बहुत अच्छे बने हैं। माँ जी वो सब बनाकर मैं थक गई थी ना, तो हलवा इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं बना। अरे कोई बात नहीं बेटा, बाकी सब तो बहुत ही बढ़िया है। ये लो तुम्हारा नेक, और आज रात को जो बनाना हो मुझे बता देना, मैं सब्जियां काट कर दे दूंगी तुम्हें, ठीक है? नहीं माँ जी, आप आएंगी तो खिड़की कैसे खोलूंगी मैं? क्या कहा बेटा, कुछ समझ में नहीं आया। अब मेरा मतलब है माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगी? ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। आप आराम करिए, मैं सारा खाना बना लूँगी। देखा माँ, अब तो आपके आराम के दिन आ गए। अरे मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो इतनी अच्छी संस्कारी बहू मिली है मुझे।
प्रीति को पता था अगर उसकी सास रसोई में आएगी तो वो खिड़की से खाना नहीं ले पाएगी, इसलिए उसने रसोई में अपनी सास को आने से ही मना कर दिया और रात को फिर से रसोई में जाकर खिड़की खोल दी। अरे भाभी, आज तो बहुत थक गई हूँ मैं। सच में मैंने अपनी जिंदगी में इतना काम नहीं किया है घर का, जितना मैंने आज एक दिन में कर लिया। अरे रे, देखो तो कितनी थक गई है हमारी प्रीति। एक काम कर, आज तू आराम कर ले। हमने ना पनीर की सब्जी और नान बना दिए हैं, तो वही परोस देना अपनी सास और पति को, ठीक है? अरे भाभी, आपका भला। आपने मुझे बचा लिया सच में। मैं कल से ना पक्का सारा खाना बनाना आपसे सीख लूंगी। अरे ठीक है, अब ये ले पनीर की सब्जी और नान, थोड़ी देर बाद वहाँ टेबल पर जाकर परोस देना। प्रीति का काम तो उसकी भाभीयों ने कर दिया। अगले कुछ दिन उसके ऐसे ही गए क्योंकि उसे खाना बनाना आता नहीं था और वो बनाने में इतनी गलतियां करती थी कि उसके बाद खाना बनाने का समय ही नहीं रहता था। लेकिन उसकी भाभियां उसकी मदद कर देती थी। अब रोज़ खाना उसके मायके से ही आने लगा था, लेकिन इस वजह से अब प्रीति आलसी बनती जा रही थी। अरे आज खिड़की खोलने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे भाभी, आज मुझे उठने में बहुत लेट हो गया। लेकिन अब तुम नाश्ता कैसे बनाओगी? तुम्हारी सास और पति तो टेबल पर इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे कोई बात नहीं, आपने आज क्या बनाया है दे दीजिए ना। ठीक है, ये लो, आज हमने आलू पूरी बनाई है। सब्जी को थोड़ा गर्म करने के बाद उन्हें दे देना, जिससे लगे कि तुमने बनाया है। ठीक है भाभी। प्रीति ने बिना किसी मेहनत के खिड़की से खाना लाकर टेबल पर परोस दिया। लेकिन आज जब पड़ोस से प्रीति के भाई आपस में बात कर रहे थे तो प्रीति की सास को कुछ शक सा हुआ। अरे आज आलू पूरी खाकर तो मज़ा ही आ गया। अरे भाई, क्या पनीर की मस्त सब्जी बनाई थी, उसका स्वाद तो अभी तक नहीं जा रहा मेरे मुंह से। आज लंच में तो बैंगन का भरता बनाया है ज्योति ने, मज़ा आ जाएगा। हमारे घर में और इनके घर में एक जैसा खाना बनता है, ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। प्रीति के भाइयों की बात से साफ हो रहा था कि दोनों घरों में एक जैसा खाना बनता है, लेकिन कविता को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे और क्यों। अरे आज भाभियाँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? ज्योति भाभी, खुशबू भाभी। अरे क्या हुआ? माँ, आप क्या कर रही है यहाँ? ज्योति और खुशबू को कुछ दिनों के लिए मैंने मायके भेजा है। क्या? ऐसे कैसे दोनों चली गई एक साथ? क्या नहीं जा सकती क्या एक साथ? अरे वो दोनों मेरी बहू है, मुझे ऐतराज नहीं है, तो तुझे क्यों है? लेकिन माँ, वो अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? वैसे कैसे बनाती थी? मैं उनसे रेसिपी लेती थी ना। प्रीति ने साधना से झूठ कहा कि वो उनसे सीखती थी, जिससे उसकी माँ उसे डांटे ना। लेकिन साधना ने भी जवाब में कह दिया कि वो उसे सिखा देगी कि कैसे खाना बनाते हैं। माँ, मैं ये कह रही थी कि आज आप बना लीजिए और मुझे दे दीजिए। जब भाभी आएंगी ना तो मैं उनसे सीख लूँगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, समझी? खाना तो तुझे खुद ही बनाना होगा। अगर मंजूर है तो मैं सिखाऊं, नहीं तो मैं जा रही हूँ ये खिड़की बंद करके बाहर। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अगर माँ भी चली गई तो मैं क्या करूँगी? आप मुझे बताती जाइए, मैं बनाती जाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कढ़ाई ले और तेल डाल। पहले दिन प्रीति का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। इतने दिनों से उसकी सास और पति जिनका खाना खा रहे थे, उस खाने में और इस खाने में तो जमीन आसमान का फर्क था। अरे प्रीति, ये क्या हो गया आज तुम्हें? ये कैसा खाना बनाया है? वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल से मैं अच्छा खाना बनाऊंगी पक्का। चल कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कल ना तुम कढ़ी चावल बना देना। जी ठीक है माँ जी। प्रीति को अब कैसे भी करके अच्छा खाना बनाना ही था, क्योंकि अगर अच्छा खाना ना बनता तो उसकी पोल खुल जाती। उसे सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले खिड़की खोल ली और अपनी माँ से कढ़ी चावल बनाना सीखने लगी। माँ, आज ना मुझे कैसे भी करके अच्छे से कढ़ी चावल बनाने हैं। देख, अब मैं जो कहती हूँ ध्यान से सीखना। सबसे पहले बेसन ले और उसे अच्छे से भून ले। आज प्रीति ने बड़े ही ध्यान से और मेहनत से कई बार कोशिश करने के बाद कढ़ी चावल बनाए थे, जो सच में अच्छे बने थे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छे हैं। जो तुम बनाती हो ना, उससे भी अच्छे हैं। इसका मतलब मैंने भाभियों से भी अच्छा खाना बनाया है। आज तो तेरा नेक बनता है बेटा, ये ले। नेक मिलने की खुशी प्रीति के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, इसीलिए अगले दिन उसने और मेहनत से खाना बनाया।
जिससे वो अपने पति और सास को खुश कर सके। कुछ दिन तक वो अपनी माँ से खाना बनाना सीखती रही और आज पहली बार उसने खुद से ढोकला बनाया था, इसलिए वो अपनी माँ को खिलाने गई। ज्योति भाभी, खुशबू भाभी, आप यहाँ हैं? लेकिन माँ ने तो कहा था कि आप अपने मायके गई हैं। ये दोनों कहीं नहीं गई थी, मैंने ही इनसे कहा था झूठ बोलने को। मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरी माँ होकर मेरे साथ ऐसा करेंगी। और तुमने जो किया प्रीति वो? माँ जी आप? मुझे कुछ दिन पहले ही पता लग गया था कि तुम खिड़की से खाना ले लेती हो झूठ बोलकर, इसलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने ये नाटक किया तुम्हें सबक सिखाने के लिए और तुम्हारा आलसीपन दूर करने के लिए। प्रीति, कभी कभी ज़्यादा प्यार नुकसान पहुंचाता है। तुम्हारी भाभियां तुमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वो तुम्हारी मदद कर रही थी, लेकिन तुमने तो उनके प्यार का फ़ायदा ही उठा लिया। इसीलिए मैंने इन दोनों को कहा था कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दें। जब ठोकर लगती है तभी तो बच्चा चलना सीखता है। और आज देखो तुम कितने अच्छे से खाना बनाना सीख गई हो। आप सबने बिल्कुल ठीक किया। मैं बहुत आलसी हो गई थी इस खिड़की के खाने की वजह से, लेकिन अब मैं इस खिड़की का इस्तेमाल खाना लेने के लिए नहीं बल्कि अपना खाना देने के लिए करूँगी भाभी। लगता है अब हमारी बारी है आलसी बनने की।